3.2 गैसों की द्रवों में विलेयता, माने हम गैस को भी द्रव के अंदर घोल सकते हैं। तो उस पर आधारित टॉपिक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसे प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं, है ना। तो ये निर्भर करता है विलेय गैस और विलायक द्रव की प्रकृति पर। गैस कौन सी है, द्रव कौन सा है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर देखो कि अलग अलग गैसों के लिए द्रवों की विलेयता कैसी होती है, अलग अलग, है ना। जैसे हो सकता है कि पानी में ऑक्सीजन घुलती हो पर कार्बन डाइऑक्साइड न घुलती हो, हाइड्रोजन न घुलती हो, पर दूसरी चीज़ों में क्या होती जाती हो, घुल जाती हो। जैसे देखो आप लोग, ऑक्सीजन है तो जल में बहुत कम मात्रा में घुला हुआ होता है, इसलिए तो जो जलीय जंतु होते हैं, माने नदियों में, तालाबों में और समुद्र के पानी में, उनको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो वो घुली हुई ऑक्सीजन को लेकर के क्या होते हैं, जिंदा। हमारे लिए तो ठीक है, हवा है, वातावरण है, उनके लिए कहाँ है। और बिना ऑक्सीजन का कोई जो है इस धरती पर जीव जंतु जीवित रह ही नहीं सकता, उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जो पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से पाते हैं, क्योंकि उस पानी में क्या घुली होती है, ऑक्सीजन। बस तो सोचोगे कि सर फिर हमको भी जिंदा रहना चाहिए, हम भी घुस जाते हैं पानी में तो हम मर जाते हैं। अभी एक केस भी हो गया था, तालाब यहाँ बांध में कोई मर गया था। तो हमारे पास गलफड़े नहीं होते जो उस ऑक्सीजन को छांट सकें। जो उसमें रहते हैं, जलीय जंतु रहते हैं, उसमें अलग ही तंत्र लगा रहता है जो पानी से ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, अलग कर लेता है, उसके इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। जबकि परफ्लोरोकार्बन में अधिक विलेय है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की विलेयता अलग अलग है, जल में कम है पर परफ्लोरोकार्बन में कैसा है, अधिक है। इसका मतलब ये है कि जो विलेयता है वो किस पर निर्भर करती है, विलायक पर भी निर्भर करती है ना, और गैस पर भी निर्भर करती है कि कौन सी गैस है। अब यहाँ पर देख लीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जिसको हम HCl बोलते हैं, जल में अत्यधिक घुलनशील है, माने ज़्यादा घुल जाती है। तो यहाँ देख लो ऑक्सीजन कैसे घुल रही है, कम, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैसे घुल रही है, ज़्यादा। जबकि बेंजीन में कैसी होती है, कम विलेय होती है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि गैसों की द्रवों में विलेयता में विलेय गैस और विलायक द्रव की प्रकृति पर भी क्या होती है, निर्भर करती है। यदि विलायक बदलेगा तो उसकी विलेयता भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, और यदि विलेय बदलेगा तो उसकी विलेयता बदल जाएगी। विलेय की बात करें, ऑक्सीजन जल में कैसा है, कम विलेय, लेकिन हम विलेय बदल दें, ये हाइड्रोक्लोरिक गैस कर दें तो क्या हो गई, अधिक विलेय हो गई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर है। फिर अगला हम देखते हैं दाब का प्रभाव। एक खाली स्थान में भरने के लिए भी आ जाता है। यदि हम दाब बढ़ा दें तो गैसों की द्रवों में विलेयता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती, ठीक है। अब कारण क्या है कि दाब बढ़ाने पर जो है विलेयता बढ़ती है, इसका कारण भी देख लेते हैं। लेकिन आपको केवल ध्यान ये भर रखना है कि दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। किसकी विलेयता, गैस की। ये सबके लिए किसके लिए है, गैस के लिए है। तो जब गतिक साम्य वाले द्रव गैस विलयन पर दाब बढ़ाया जाता है तो विलयन के सतह पर गैसीय कणों की संख्या बढ़ती है, जिससे द्रव में घुलने की दर बढ़ जाती है। गैस की विलेयता तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि एक नया साम्य स्थापित न हो जाए। पर यह है क्या, जैसे मान के चलो हम एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर माने बेलन जैसे टंकी, है ना, और इसमें हम क्या भर देते हैं, पानी। इसके ऊपर है, यहाँ पर क्या है, गैस है। अब मैं सोचता हूँ कि इस गैस को इतना दबाऊं कि इसमें जाके क्या हो जाए, घुल जाए। तो क्या होता है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा है। पिस्टन समझते हो, जब इंजेक्शन लगाते हैं तो सिरिंज में ऊपर जो पीछे का भाग लगा रहता है काला काला, वो क्या कहलाता है, पिस्टन, जो जिससे दवाई भरते हैं। तो यदि मैं इस पिस्टन से इसको दबाऊंगा तो गैस कहाँ जाएगी, इसके भीतर घुसेगी कि नहीं, है ना, और दबाऊंगा तो और घुसेगी। मतलब ये है कि जितना दाब आप बढ़ाते जाओगे उसकी विलेयता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और इसका सिंपल सा उदाहरण है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप पीते हो, है ना, या सोडा वाली बॉटल होती है, उसके अंदर गैस भरी जाती है, अधिक दाब पर भरी जाती है। दाब बढ़ा देते हैं तो गैस उसमें ज़्यादा भर जाती है।
कभी खोलते हो, तेज़ी से खोलो तो ढक्कन ही उछल जाता है, और उछलने का कारण ये है कि एकदम से गैस फिर क्या होती है, बाहर निकलती है, जो इसमें घुली रहती है। तो क्लियर हो गया। तो सीधा बात ये है कि दाब बढ़ाओगे तो गैस की विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। अब बात करते हैं ताप का प्रभाव। तो ताप बढ़ने पर गैस के द्रवों में विलेयता क्या होती है, घटती है। ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पर मैं इसमें गर्म कर दूं, तो जो इसमें गैस है वो हल्की ना होती है, और जब हल्की होती है तो बाहर निकल जाएगी। अब बाहर निकल जाएगी माने विलेयता क्या हो गई, इसकी कम हो गई, घट गई। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब 3 तरह के कारक आप समझ चुके हो, विलेय की प्रकृति और विलायक की प्रकृति। माने अलग अलग विलायक और यदि अलग अलग विलेय होंगे तो विलेयता भी क्या हो जाएगी, अलग अलग। दूसरा हम दाब सोचे, यदि दाब बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता बढ़ेगी द्रव में, ठीक है ना। यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता क्या होगी, घटेगी। समझ में आ गया। तो यही छोटी चीज़ें हैं, ये भरने के लिए आ जाता है आपके खाली स्थान में, इसलिए इसको ध्यान रखना है। अब चलिए, ये इम्पॉर्टेंट है और ये है हमारे पास हेनरी का नियम। ये कहता क्या है, ये दाब का ही बताता है कि गैस दाब बढ़ाने से द्रव में विलेय होती है, पर कितनी विलेय होगी। तो ये बोलता है कि जो गैस पर लगाया गया दाब है उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। मोल अंश माने मोलों की संख्या, जितना दाब लगाते जाओगे उसके मोलों की संख्या उसमें क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, माने घुलता जाएगा। तो हेनरी का नियम कैसे लिखेंगे, देखो, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता या द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब यही है, यदि आप विलयन में या विलायक पर दाब लगाते हो, है ना, तो उसकी विलेयता दाब के क्या होगी, समानुपाती होगी। इसी का दूसरा वाला आप याद करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये किससे आ जाएगा, आपका सूत्र से। तो देखो, किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, ये क्या कहलाएगा, पी को हम क्या बोलेंगे, आंशिक दाब, उस विलयन में गैस के मोल अंश के, एक्स माने क्या हो गया, मोल अंश के समानुपाती होती है। तो चलिए इसको याद करते हैं। सबसे पहले गैस की अवस्था कैसी होनी चाहिए, है ना, गैस की अवस्था वाष्प अवस्था होनी चाहिए। जैसे पानी है, यदि वो भाप बन गया तो वो भी क्या कहलाएगा, वाष्प कहला जाएगा, गैस। ठीक है। दूसरा ये है कि जो इसका आंशिक दाब है वो उसके मोल प्रभाज के या मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो पहले इतने का मतलब निकालते हैं, इतने का, है ना। तो जल में या द्रव में विलेय गैस का आंशिक दाब क्या बोलेंगे, जल में या द्रव में विलेय गैस का आंशिक दाब उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है। तो इसी लाइन को, इसको लिखोगे, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यदि यहाँ पर ये नहीं भी लिखते हो तो ये भी लिख सकते हो, किसी गैस का आंशिक दाब, यदि इसको छोड़ना चाहते हो तो किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती। ठीक है, सरल हो गया थोड़ा सा। क्या बोलोगे, इसका नाम लो, किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यही हेनरी का नियम है, और सीधा यही है कि दाब बढ़ाओगे तो ज़्यादा घुलेगी, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है। अब इस सूत्र में से थोड़ा सा हम कुछ और करते हैं। इस सूत्र में से इस समानुपाती को चिन्ह हटाएंगे। तो जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है, बराबर का चिन्ह लगता है और एक नीतांक आ जाता है। तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा और यहाँ जो नीतांक आया, इसको पहचानो, इसको बोलते हैं के एच। एच माने हेनरी और के माने हो गया नियतांक या स्थिरांक। तो जो के एच है वो क्या कहलाएगा, हेनरी का नियतांक कहला जाएगा। क्लियर हो गया। तो पी का मतलब क्या हुआ, गैस का आंशिक दाब। एक्स का मतलब क्या हुआ, विलयन में गैस का मोल अंश। और के एच का मतलब क्या हो गया, हेनरी का स्थिरांक। ठीक है। अब यहाँ पर हेनरी के स्थिरांक की विशेषताएं बाद में देखेंगे, पहले फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ, हेनरी के जो नियम है उसका सूत्र क्या होता है, क्या होगा, P समानुपाती X। P क्या कहलाया, गैस का आंशिक दाब।
और x क्या कहलाया, विलयन में गैस का मोल अंश। अब उसको समानुपाती का चिन्ह लगा देना है कि गैस का, विलेय गैस का, ऐसे बोल देना, विलेय गैस का आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। फिर उसका सूत्र लिख देंगे। फिर उसका सूत्र में क्या हटाओगे, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या लगेगा, बराबर और KH। ठीक है, तो KH क्या कहलाएगा, हेनरी स्थिरांक कहला जाएगा, हेनरी का। ठीक है, तो कभी कभी 2 ही नंबर में आ जाता है तो इसका कथन लिख देना है और इसका यहाँ तक लिख दोगे। उसमें भले पूछे कि इसका सूत्र लिखना है या नहीं लिखना है, तब भी सूत्र इसमें लिखा जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें जो हेनरी का नियतांक आया है उसकी क्या विशेषताएं हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो ये जो KH का मान होता है, हेनरी नियतांक का मान, वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। माने गैस बदलेगी तभी KH का मान बदलेगा, वैसे मान फिक्स रहता है। जैसे ऑक्सीजन का हेनरी स्थिरांक है, चाहे दाब बढ़ाओ, चाहे ताप बढ़ाओ, चाहे विलेय की मात्रा बढ़ाओ, चाहे विलायक की मात्रा बढ़ाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गैस के लिए इसका मान क्या होता है, स्थिर होता है। यदि गैस बदल जाती है तब हेनरी नियतांक का मान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे मान के चलो कि ये पेन मान लो ये वाली है तो 2000 की है। ठीक है, इस तरह की मैं पेन लूँगा तो सारे की कीमत क्या होगी, 2000 ही रहेगी। लेकिन पेन दूसरी तरह बदल दो तो उसकी कीमत भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इसी तरह से हेनरी नियतांक का मान एक गैस के लिए क्या होता है, एक माने एक मान नहीं है, एक ही जैसे होता है, अलग अलग नहीं होता। ठीक है, यदि मैं ऑक्सीजन जो है 50 ग्राम ले लूँ तो हेनरी नियतांक का मान वही रहेगा, और चाहे मैं 100 ग्राम ले लूँ तब भी हेनरी नियतांक का मान वही रहेगा। मतलब ये किस पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यदि KH का मान जितना अधिक होगा गैस की विलेयता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। इसको समझना है। ये कभी कभी खाली स्थान एक वाक्य में पूछ देता है कि यदि कहीं पर हेनरी नियतांक का मान अधिक है तो गैस की विलेयता क्या होगी, नीचे लिख दिया अधिक कम, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा, तो क्या होगा, कम होगा। कम होगा, देख लो उल्टा, जब इसका मान अधिक होगा तो इसका मान क्या होता है, कम। ये रिलेशन है विलेयता और हेनरी नियतांक का, कि गैस की विलेयता जो होती है हेनरी नियतांक के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये है कि हेनरी नियतांक जो है बढ़ेगा तो विलेयता क्या होगी, घटेगी। तो मैं पूछूं हेनरी नियतांक कम हो गया तो गैस की विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी, अधिक हो जाएगी। ये लाइन समझ में आ गई है ना। तो इन लाइनों को विशेष ध्यान देना है कि ये क्या कहना चाह रही हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हेनरी नियतांक निर्भर करता है, अब ऑप्शन में दे दिया, विलायक पर, विलेय पर, गैस की प्रकृति पर, इनमें से कोई नहीं, तो गैस की प्रकृति पर, ऐसा। ठीक है, फिर हेनरी नियतांक का मान अधिक है तो विलेयता क्या होगी, कम, और यदि उसकी हेनरी नियतांक का मान कम हो गया तो विलेयता क्या हो गई, अधिक। आपको उल्टा बोलना। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। अब हेनरी नियम की कुछ सीमाएं होती हैं, माने ऐसा नहीं कि वो हेनरी का नियम लगता है तो लगता ही रह जाएगा। देखो उसके लिए क्या कंडीशन है, सीमाएं समझ लो या शर्तें समझ लो। ठीक है, पहला तो गैस का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ज़्यादा दाब लगाओगे हेनरी का नियम काम करना बंद कर देगा। ठीक है, दूसरा तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए। अब कम ताप पर जमाओगे तो नहीं दाब लगेगा, जैसे बर्फ़ बन गई, या बर्फ़ में गैस घोलना चाहते हो, दाब कम कर दियो तो हेनरी का नियम फेल हो जाएगा। माने बहुत कम ताप हो तो हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। आगे, गैस की विलायक में घुलनशीलता कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा विलायक है जिसमें सारी गैस घुल ही जाए, बहुत ज़्यादा घुलती हो, तब वहाँ भी हेनरी का नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, फिर गैस का विलायक के साथ रासायनिक संयोजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गैस को घोलने की बजाय वो रिएक्शन कर लिया उसमें, वो रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम हेनरी का नियम लगा सकते हैं। गैस विलायक में आयनन या संगुणन नहीं होना चाहिए। माने दो आयन, माने यह टूटना ना चाहिए। जैसे NaCl है, यदि हम इसमें लगाएंगे तो Na+ और Cl- अलग हो गया, आयनन हो गया, तो हेनरी का नियम नहीं लगेगा। या दो तत्व आपस में, दो अणु आपस में जुड़ के बड़ा अणु बना लिए,
तब भी हेनरी का नियम नहीं लगेगा। सीमाएं समझ में आ गए, चाहे इसको सीमाएं समझ लो या इसकी क्या समझ लो, शर्त समझ लो। तो क्या क्या है, दाब अधिक नहीं होना चाहिए, और ताप क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, घुलनशीलता क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए, रासायनिक संयोजन नहीं होना चाहिए, और आयनन संगुणन नहीं होना चाहिए। ये हेनरी की क्या कहला गई, सीमाएं कहला गई। ठीक है, अब इसके नियम को हम ग्राफ से दिखा सकते हैं। तो चलिए ग्राफ के नियम, ग्राफ से इसको समझते हैं क्या है। देखो, कोई भी चीज़ यदि समानुपाती होती है तो ग्राफ हमेशा कैसा निकलता है, सरल रेखा। आप जानते हैं कि जो गैस का आंशिक दाब है उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। माने इसका ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा। तो कभी कभी पूछ देता है हेनरी का नियम का ग्राफिक निरूपण क्या है, कि गैस का आंशिक दाब हो और विलयन में गैस का मोल अंश हो, तो इनके बीच यदि हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा मिलेगा, सरल रेखा। देखो यहाँ पर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो है ये दाब है, ठीक है, यहाँ भी दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ कलर। हाँ, ये यहाँ पर क्या है, दाब, गैस का आंशिक दाब, और ये क्या है, मोल अंश। ये बता रहा है कि जब दाब इतना था तो मोल अंश इतना था, जब दाब थोड़ा बढ़ाए तो मोल अंश का मान भी क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ रहा ना, नीचे मोल अंश है। यदि मैं दाब को यहाँ ले जाता हूँ तो मोल अंश का मान भी क्या हो गया, यहाँ हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते जाते हैं उसके घुलने, मोल अंश माने घुलने की विलेयता क्या होती जाती, बढ़ती जाती है। अब इनको मिलाकर के हम यदि ग्राफ खींचें तो कैसा ग्राफ मिलेगा, सरल रेखा। तो हेनरी का नियम जो गैस फॉलो करती है, ओबे करती है, पालन करती है, उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, सरल रेखा मिलेगा। क्लियर हो गया इतना।